हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज और ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 3। और ये संडे का फुल कंपाइलेशन टेस्ट है। इसमें आपका मैं रिवीजन करवाऊंगा और आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और अगर इसका जिसने फुल एनालिसिस जिसको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने 25-25 के क्वेश्चन के फॉर्म में 6 वीडियो बनाए हैं इसके, जहाँ डिटेल एनालिसिस में बात की है इसमें। और यहाँ मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा, और यहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अगर वहाँ से आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं, और मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट है, इसका विकास मॉरिस डी मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने किया था। यह 3 संकेतकों यथा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा मौलिक साक्षरता के गुणोत्तर माध्य द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये गलत है, ये गुणोत्तर माध्य में नहीं होता है, ये औसत माध्य में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसका ये सेकंड गलत हो गया, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है। मॉरिस डी मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने इसका विकास किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजी निर्माण की आवश्यक दशाओं में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए बचत, बी वित्तीय संस्थाएं, सी विनियोग, डी विनिवेश। तो ऑप्शन डी ये सही है इसका, क्योंकि विनिवेश इसमें शामिल नहीं होता है पूंजी निर्माण की आवश्यक दशाओं में, और ये तीनों शामिल हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति के कारण हैं, तो क्या है देख लेते हैं। ए है कि विनिमय दर में सुधार नहीं होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है, स्थिर आय समूह वाले वर्ग को हानि होती है। तो ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सभी सत्य हैं, क्योंकि जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो ये तीनों जो है इनके बारे में सही कहा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ए ऑप्शन है। बी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, सी है NSSO द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है शहरी एवं श्रम कर्मचारियों के लिए, ठीक है, गैर श्रम कर्मचारियों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। तो मौद्रिक नीति का निर्माण करना, बी है विदेशी व्यापार का नियमन करना, सी है IMF के साथ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, डी है भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रमों को संचालन करना। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि विदेशी व्यापार का नियमन ये नहीं करता, RBI नहीं करता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, और सारे इसी के कार्य हैं ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खुले बाजार की क्रियाएं, शाख की रसनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, परिवर्तनीय कोष अनुपात। तो उपरोक्त में से कौन RBI के परिणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो मतलब परिणात्मक अर्थात क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इसमें होता है खुले बाजार की क्रियाएं हैं, ये सम्मिलित है इसमें, और परिवर्तनीय कोष अनुपात ये सही। तो एक और चार ऑप्शन सी सही हो गया। लेकिन ये रसनिंग की बात करें और प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो ये क्वालिटेटिव इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ना कि क्वांटिटेटिव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए है 1969, 1949, 1980, 1935। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इरेडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन असत्य है, यह बताना है। तो इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ये शेयर बाजार के कार्यों को नहीं नियंत्रित करता है, शेयर बाजार के कार्यों को सेबी नियंत्रित करता है, और इरेडा इंश्योरेंस जो कंपनी होती है उन्हें रेगुलेट करता है। तो इसका असत्य पूछा गया, तो सेकंड गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने रखा था? बिमल जालान समिति, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अरविंद सुब्रमण्यम, सी है राकेश मोहन, डी है नचिकेतो मोर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नचिकेतो मोर ने वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसी के अंतर्गत पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है संवेदी सूचकांक आधारित होता है। ऑप्शन ए है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, बी है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, सी है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, डी है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो सेंसेक्स होता है ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में 8 कोर सेक्टर में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है विद्युत, बी है सीमेंट, सी है रसायन, डी है उर्वरक। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रसायन। और इसके 8 कोर सेक्टर होते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछले वाले वीडियो में देखें, उसमें पूरा डिटेल में मैंने सारा डिस्कस कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, मैं केवल रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में व्यापक मुद्रा M3 में शामिल नहीं है? जनता के पास पैसा जमा, जनता के पास मुद्रा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बैंकों के पास मांग जमा, ऑप्शन सी है बैंकों के पास सावधि जमा, ऑप्शन डी है डाकघर के पास बचत बैंकों की जमाएं। तो ऑप्शन डी सही है इसका, डाकघर के पास बचत बैंकों में जमाएं ये M3 मतलब व्यापक मुद्रा में शामिल नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित योजनाओं को उसके प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जन धन योजना, स्मार्ट सिटी है, मेक इन इंडिया है, अटल पेंशन है। तो जन धन योजना की बात करें तो ये अगस्त 2014 में आई थी, और स्मार्ट सिटी की बात करें तो जून 2015 में आई थी, और मेक इन इंडिया सितंबर 2014, अटल पेंशन योजना 2015 मई में आई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगी जन धन योजना, उसके बाद मेक इन इंडिया, उसके बाद हो जाएगी अटल पेंशन, फिर स्मार्ट सिटी। तो ऑप्शन ए सही हो गया इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रेता बाजार कहलाता है जहां है? ऑप्शन ए पूर्ति मांग से अधिक हो, मांग पूर्ति से अधिक हो, उपभोक्ता अधिक हो, उत्पादक अधिक हो। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पूर्ति मांग से अधिक हो से क्रेता का बाजार कहलाता है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है ये बताना है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। जनवरी 2015 में इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है, मतलब जनवरी 2015 से इसकी गणना मूल बाजार पर की जा रही है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में तृतीय क्षेत्र के निम्न में से कौन से सम्मिलित हैं? बैंकिंग ए है, सेकेंड है विनिर्माण, थर्ड है टावर मतलब रियल इस्टेट, और 4 है व्यापार। तो इसमें बैंकिंग, रियल इस्टेट और व्यापार तीनों सम्मिलित हैं। ये सेकेंड सेक्टर का है, द्वितीय क्षेत्र का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। ए है अल्प विकास देश कम आर्थिक वृद्धि वाले होते हैं। अल्प विकास देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात काफ़ी ऊंचा होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता, ऑप्शन ए सही है इसका। वर्तमान में विनिर्माण में लघु उद्योगों के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 50 लाख से कम, ऑप्शन बी है 25 लाख से 5 करोड़ के बीच, ऑप्शन सी है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच, ऑप्शन डी है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच, जो वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा रखी गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ए ऑप्शन, बी है सेवा क्षेत्र, सी है कृषि, डी है उद्योग। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कृषि था इसका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, साख सृजन।
तो इसका ऑप्शन डी सही है। साख सृजन आरबीआई का कार्य नहीं है। विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, तीनों इसके कार्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? भेदिया कारोबार में कंपनी को गोपनीय जानकारी का प्रयोग किया जाता है। यह एक गैरकानूनी कारोबार है। सेबी इसको रोकने हेतु अधिकृत है। सभी कथन सत्य हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंदी के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चक्रीय बेरोजगारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अर्थव्यवस्था के दोहरे घाटे में सम्मिलित किया जाता है। चालू खाता घाटा के साथ राजकोषीय घाटा की उपस्थिति, पूंजी खाता घाटा के साथ राजकोषीय घाटे की उपस्थिति, या फिर चालू खाता घाटा के साथ राजस्व घाटे की उपस्थिति, पूंजी खाता घाटा के साथ प्राथमिक घाटे की उपस्थिति। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चालू खाता घाटा के साथ राजकोषीय घाटे की उपस्थिति किसी अर्थव्यवस्था के दोहरे घाटे में सम्मिलित है होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया भारत रिजर्व बैंक द्वारा कब रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था? 1991, 1989, 2003, 1994। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1994 में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं के व्यापार को कहा जाता है। ऑप्शन ए दोहरा व्यापार, बी एंटीपोर्ट, सी रिवर्स एंटीपोर्ट व्यापार, ट्विन आयात व्यापार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एंटीपोर्ट व्यापार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता निर्भर करती है। चालू खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू तथा पूंजी खाते के योग पर, व्यापार संतुलन पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चालू खाते पर किसी देश की भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता निर्भर करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी हैं? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार का इसमें नहीं उत्तरदायित्व होता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इसका 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न पर विचार करें। फर्स्ट है पीली क्रांति अंडा उत्पादन से, सुनहरी क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। तो देख लेते हैं ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो इसमें उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक से जो है ये संबंधित है, ये सही है। लेकिन जो पीली क्रांति है ये तिलहन से होती है, और सुनहरी क्रांति की बात करें तो ये फलों के उत्पादन से होती है, और अंडा क्रांति सिल्वर से उत्पादन से होती है। तो इसका केवल एक ही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, केवल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। ए है मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि होता क्या है, ये सही है और व्याख्या भी करता, आर ए की व्याख्या करता है। क्योंकि करेंसी की वैल्यू घट जाती है तो ट्रेड बढ़ता है हमारा, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है हमें, इसीलिए भुगतान संतुलन जो है संतुलित हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? भारत की समेकित निधि का, भारत की सार्वजनिक खाता का, भारत की आकस्मिक निधि का, प्रधानमंत्री राहत निधि का। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत का सार्वजनिक खाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए नगर निगम, बी है ग्राम पंचायत, सी है पंचायत समिति, डी है नगर पालिका। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ग्राम पंचायत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यटन से आय को सम्मिलित किया जाता है। अदृश्य आय, या दृश्य आय, या फिर अदृश्य निर्यात, या फिर दृश्य आयात। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अदृश्य
निर्यात, पर्यटन से जो आय प्राप्त होती है उसे अदृश्य निर्यात कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें व्यापार और आर्थिक संबंध समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है ये बताना है। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हुई है। ऑप्शन ए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, सी है राष्ट्रीय स्तर पर, डी है ब्लॉक स्तर पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हुई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्री उत्पाद एवं निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा की स्थापना हुई है 1970। ए ऑप्शन, बी है 1972, सी है 1982, डी है 1985। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1972 में एमपेडा की स्थापना हुई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय प्रतिस्थापन अनुपात रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से। ए ऑप्शन, बी है रसायन एवं उद्योग क्षेत्र से, सी है तेल एवं गैस उद्योग से, डी है सीमेंट उद्योग से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तेल एवं गैस उद्योग से रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को कहते हैं कोर मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आयातित मुद्रास्फीति, क्योंकि आयात की गई वस्तुओं से हुई है इसीलिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये की गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था। तो ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, ऑप्शन बी है लकड़वारा, सी है रंगराजन, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी सही है, रंगराजन ने किया था। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन ए है वस्तुएं, बी है सेवाएं, सी है भुगतान का हस्तांतरण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल वस्तुएं या माल शामिल होता है, ना कि सेवाएं या भुगतान हस्तांतरण। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उपायों में से कौन सा एक भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन ए आयात प्रतिस्थापन, बी है मुद्रा का अवमूल्यन, सी है आयात कोटा लगाना, डी है निर्यात पर अधिक कर लगाना। तो ऑप्शन डी इसका सही है, निर्यात पर अधिक कर लगाना। ये भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति स्थायी होती है। संस्थागत विदेशी निवेश व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता में सहायक हैं, भले ही इनकी प्रकृति अस्थायी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार के निम्नलिखित किन कदमों से मंदी के दौर से गुजरती अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि, करों में वृद्धि। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर पूंजीगत व्यय में वृद्धि करते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, उससे पैसा मिलता है। करों में भी वृद्धि करते हैं तो कमी करते हैं तो लोगों को जब छूट मिलती है तो उपभोग की वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे जो है वो मंदी का चक्र जो है घूम जाता है और एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिससे डिमांड क्रिएट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेफेड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसका कार्य कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण एवं निर्यात एवं आयात करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही है। और नेफेड की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जो ट्राइबल के लिए काम करती है। नहीं, नेशनल जो एग्रीकल्चर के गुड्स होते हैं, ट्राइबल के नहीं, सॉरी ट्राइबल के लिए तो ट्राइफेड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेल्ट डाउन को संबंधित किया जाता है। ऑप्शन ए समृद्धि दर की गिरावट से, सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट से, आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति से, प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति से। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रतिभूति एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वसूली कीमतें सामान्यतः एमएसपी से ऊंची होती हैं। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति कृषि मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही है, 1 और 2। स्वयं के बारे में पूछा गया है, स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो
इसका मैं फुल फॉर्म ही बता देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, तो मैं बता देता हूँ कि किसमें कन्फ्यूजन होता है। देखो इसका है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डाउट दिया गया है, देखो यंग की जगह यूथ दे दिया गया है और एस्पायरिंग की जगह पर एस्पिरेशन दे दिया गया, बस यही कन्फ्यूजन है, ये चीज़ें याद रखी हैं आपको। तो इसका है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेयर बाजार से जुड़े शब्द वेंचर कैपिटल का अर्थ है, तो इसके वेंचर कैपिटल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कंपनी द्वारा धन जुटाने के लिए मौजूद शेयरधारकों के नए शेयरों को जारी करना, ऋण का एक साधन है, नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी, शेयरधारकों के बीच वितरित लाभांश। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, बी है भारत, भूटान, मॉरिशस, सी है बांग्लादेश, मोजाम्बिक, मालदीव, डी है अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव और इसके साथ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। ठीक है, ये इसके 8 सदस्य हैं। ठीक है, फिर से बता देते हैं मैं कि 3 तो ये हो गए अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, और उसके बाद पाकिस्तान है आपका, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है। ठीक है, 8 हो गए आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईथेक्विनी घोषणा का संबंध है, किससे से संबंध है ये बताना है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक से, ऑप्शन बी है G7 से, सी है ब्रिक्स से और डी है G20 से। तो इसका ऑप्शन ब्रिक्स से है, ब्रिक्स बैंक की जो स्थापना हुई थी उसी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। ए है केंद्र सरकार द्वारा कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संशुद्ध के आधार पर की जाती है। CACP की संशुद्ध सरकार के लिए बाध्यकारी होती, तो ये गलत है, बाध्यकारी नहीं होती। तो स्टेटमेंट ए सही है, तो ए सही है, आर गलत है, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए सही, आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में, वर्ष 2011 में और वर्ष 2012 में, वर्ष 2009 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2010 में की गई थी वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है, स्थल दिए गए हैं और उद्योग दिए गए हैं। नेपानगर अखबारी कागज़, देवास करेंसी नोट छपाई, बल्लारपुर ऑटोमोबाइल। तो इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो ये ऑटोमोबाइल नहीं, ये पेपर से संबंधित है, ना कि ऑटोमोबाइल से, और ये दोनों सुमेलित हैं। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी है, केवल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन प्रस्ताव के साथ संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार, तकनीकी ज्ञान का आयात, सेज की स्थापना, भारतीय रुपये का अवमूल्यन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बौद्धिक संपदा अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी शेयर बाजार की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं? ऑप्शन ए इनसाइड ट्रेडिंग, स्टैग, सी है लैमडैक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है, इसका उपरोक्त सभी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस वित्तीय वर्ष में भारतीय मुद्रा को 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1966 से 67 में, 1991 से 1992, या फिर 1990 से 91, या फिर 1989 से 90। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1991 से 1992। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 बार अवमूल्यन किया गया था रुपए का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, इसमें मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में कम हो जाती है। तो नहीं, ये बढ़ जाती है, कम नहीं होती, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए सही है, आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि
स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है समाजवाद, बी है मिश्रित, सी है पूंजीवाद, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है स्थिरता के साथ विकास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिसमापन पसंदगी से संबंधित है। ब्याज की तरलता पसंदगी, अस्तित्व पुनर्निर्माण कंपनियां, स्टार्टअप्स स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के मानक। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्टार्टअप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्टिसिपेटरी नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? विदेशी निवेशकों द्वारा, ए ऑप्शन बी है देशी व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा, सी है देशी संस्थागत निवेशकों द्वारा, डी है देशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विदेशी निवेशकों द्वारा। भारत में पीत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1995, ए ऑप्शन, बी है 1988, सी है 1986, सी है 1975। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1986। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाइट गुड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, यह बताना है। यह अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित है। ये प्रदर्शन प्रभाव से प्रेरित हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो आय असमानता में कमी लाना, बी है परिसंपत्ति का सृजन करना, सी है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, डी है पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन बी नहीं सही है, क्योंकि परिसंपत्ति का सृजन जो है इसका उद्देश्य नहीं होता है राजकोषीय नीति का, और ये तीनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1990 से 91 में, ऑप्शन बी 91 से 92 में, ऑप्शन सी 92 से 93 में, ऑप्शन सी 93 से 94 में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 91 से 92 में सार्वजनिक उद्यम में विनिवेश प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? समितियां दी गई हैं और कार्य दिए हैं। खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण, शाख दांतेवाला समिति प्रतिभूति घोटाला, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, महाजन समिति चीनी उद्योग। तो ये दांतेवाला समिति जो है प्रतिभूति घोटाले से नहीं संबंधित थी। ये तुम्हारी थी जो गरीबी का अनुमान लगाना था, गरीबी के बारे में रिकमेंडेशन की थी इसने, ठीक है, दांतेवाला समिति ने। तो ऑप्शन बी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? फर्स्ट है बजटीय घाटा, बी है राजस्व घाटा, सी है राजकोषीय घाटा, डी है मौद्रिक घाटा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मौद्रिक घाटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन बॉक्स है ऑप्शन ए एक हॉट मनी, बी है ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है, सी है कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली एक प्रकार की अर्थ सहायता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली एक प्रकार की अर्थ सहायता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किस एक में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, या फिर सी ऑप्शन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, या फिर डी ऑप्शन सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास उपागम की शुरुआत की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो ऑप्शन बी इसका सही है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है आय असमानता घटाने का उपाय नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये सारे उपाय हैं। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन ए बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी है 1992। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 1992 में की गई थी उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्यों के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट कहलाता है पारंपरिक बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, या शून्य आधारित बजट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, निष्पादन बजट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मंदी के संदर्भ में सही नहीं है?
जब जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक गिरे तो मंदी कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के बृहद क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसमें मांग कम होने एवं वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा होता है। इसमें मांग कम होती है और वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा होता है। और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो ये ऑप्शन डी सही है, इसके सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है। तो आयकर के नाम से, व्यापार कर के नाम से, सीमा कर के नाम से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सीमा कर के नाम से लगाया जाता है आयात निर्यात कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है मनमोहन सिंह, सी है डॉक्टर करण सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। पूरा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि मतलब शहरी सुविधाएं जो थी वो जो शहरी सुविधाएं थी वो गांव में ही उपलब्ध करा दी जाएं, तो उनके बारे में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो रिपोर्ट दी है, उसका प्रकाशन कौन करता है, इसके बारे में बताना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट UNEP, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक। तो ये तो सही है, ये भी सही है, और ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी सही, लेकिन ये कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट है, ये गलत है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ना कि UNEP। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतर्गत मानक से संबंधित है। तो ये बताना है कौन संबंधित। ए है कुकमिन, बी है बार्कलेज, सी है बेसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बेसल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट है राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना 1991 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण करना था। तो ये गलत है, ये पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण के लिए नहीं, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि के संबंध में सत्य है। तो इसकी वृद्धि में वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा होगी। इसकी वृद्धि में वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसकी वृद्धि से वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, क्योंकि उनको रिजर्व में ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, इसीलिए उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा बैंकों के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। गरीबी निवारण हेतु वित्तीय सेवा का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा का विस्तार, कमजोर वर्गों हेतु संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों इसके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छाया कीमतें जिनको सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है का प्रतिपादन किया था। ए के सेन ने, बी ऑप्शन है आर नर्क्स ने, सी है जे टिनबर्गिन ने, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जे टिनबर्गिन ने किया था छाया कीमतों का सार्वजनिक वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण हेतु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण, सेकेंड है ग्रामीण स्वास्थ्य, थर्ड है ग्रामीण विकास, फोर्थ है ग्रामीण उद्योग। तो इसमें भारत निर्माण का कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है, कौन है। तो भारत निर्माण के कारण ये ग्रामीण विद्युतीकरण भी है इसका, और ग्रामीण विकास है। एक और तीन, तो एक और तीन डी ऑप्शन सही है, लेकिन ये कृषि आधारित उद्योग ये भी नहीं है, और ग्रामीण स्वास्थ्य की भी बात नहीं की गई है। इसमें 6 पैरामीटरों की बात की गई है भारत निर्माण में। इसमें कहा गया सिंचाई, सड़क, आवास, जल आपूर्ति और विद्युतीकरण, दूरसंचार। ठीक है, ये 6 चीज़ों की पूर्ति की बात की गई है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है अर्थव्यवस्था में मंदी के समाधान हेतु किस प्रकार का बजट अपनाया जाना चाहिए। अधिशेष बजट, घाटे का बजट,
शून्य आधारित बजट या आउटकम बजट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, घाटे का बजट मंदी के समाधान के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है ये बताना है। यह आय की असमानता को मापता है। निरपेक्ष समानता की स्थिति से इसका मान 1 हो जाता है। तो नहीं, ये 1 नहीं होता है। निरपेक्ष समानता 0 होती है और निरपेक्ष असमानता की बात करें तो 1 होता है। ठीक है, तो इसका ये सत्य पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। ए ऑप्शन सही है इसका। कारपाट का गठन किया गया था 1980 में, 1958 में, 1986 में, 1995 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1986 में। कारपाट की फुल फॉर्म की बात करें तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ग्रामीण विकास के बारे में ये भी बात करता है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी कारपाट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार राष्ट्रीय विनिवेश नीति, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिवेश नीति अधिसूचित की गई थी। तो नवंबर 1916 में, नवंबर 2011 में, दिसंबर 2012 में, नवंबर 2015 में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नवंबर 2011 में। नेशनल मतलब राष्ट्रीय विनिवेश नीति, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। फर्स्ट है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए वित्तीय उत्प्रेरक की व्यवस्था की जाती है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट पारित बजट का संबंध है मुख्यतः मौद्रिक नीति से, वाणिज्य नीति से, राजकोषीय नीति से या मुद्रा बचत नीति से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, राजकोषीय नीति से, या ये पूरे वर्ष का मतलब एक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का पूरा विवरण होता है बजट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस एक पंचवर्षीय योजना का प्रमुख विशेषता है। यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, पंचम पंचवर्षीय योजना का, षष्ठम पंचवर्षीय योजना का या तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो इसका ऑप्शन है बी सही है, पंचम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इसी में जो है न्यूनतम समर्थन अनुपात की न्यूनतम समर्थन कार्यक्रम की बात की गई थी और ये 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक रही थी योजना में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मांग पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की रसनी। तो उपरोक्त में से मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक है। तो इसमें ये सहायक नहीं है क्योंकि ब्याज दर को कम करोगे तो और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इसलिए ब्याज दर को में वृद्धि की जाती है न कि कमी। तो मांग का नियंत्रण और वस्तुओं की रसनी ये दोनों जो है सही है। तो इसका 1 और 3 ऑप्शन ए इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना कहलाता है लीड बैंकिंग, सब्सटीट्यूट बैंकिंग, विशेष बैंकिंग या प्रतिछाया बैंकिंग। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रतिछाया बैंकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्रधान उधारी दर, CRR, SLR, बैंक रेट। तो इसमें ये तीनों RBI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो एक जो है इसके तीनों है 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही है इसका। लेकिन ये जो बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है ना कि RBI द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं में से कौन सी एक स्थापना के कालानुसार प्रथम स्थान पर है यह बताना है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ICICI बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो इसमें सबसे पहले तो भारतीय औद्योगिक निगम की, क्योंकि 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। ICICI की जो बताएं तो 1955 में, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करें तो 1964 में, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा सबसे पहले स्थान पर डी ऑप्शन आता है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्टूबर 1993 में प्रारंभ हुई महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, बी है ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाना, सी है ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना, सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम है? तो निर्यात घट जाता है, आयात बढ़ जाता है, आयात और निर्यात दोनों घट जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मुद्रा अवमूल्यन होता है तो निर्यात बढ़ जाता है और आयात घट जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपोजिट है ये इसमें दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक के गठन में सम्मिलित नहीं है? IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसमें IMF शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका, और सारे शामिल हैं। IDA भी शामिल है, IDA भी शामिल है, और IBRD भी शामिल है, और इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन भी शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि, साख सृजन में वृद्धि, साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है, साख सृजन में कमी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, साख सृजन में कमी हो जाती है जब नकद कोष अनुपात में वृद्धि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट घाटे और आंतरिक व बाह्य ऋणादानों में निबल वृद्धि का योग कहलाता है? बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा। तो ये ऑप्शन बी सही है, राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? जनता द्वारा जमा डिपॉजिट, या फिर उद्योगों की मांग जमा, किसानों की साख, इनमें से कोई नहीं। तो वाणिज्य बैंकों की जो परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है वो किसानों की साख को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वय वंदना योजना का संबंध है वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना, बी है दिव्यांगजनों के कल्याण से, सी है कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के कल्याण से, सी है सैन्य कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधा से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए सही है इसका, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, वय वंदना योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस एक संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो ऑप्शन ए है IMF, बी है विश्व विकास आर्थिक मंच, सी है अनटैप्ड, और डी है विश्व बैंक। तो ये ऑप्शन डी सही है, जो ये विश्व विकास रिपोर्ट जारी की जाती है ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चित फास्टैग क्या है? आयुष्मान योजना को क्रियान्वित करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन, बी है रेलवे आरक्षण से संबंधित है, सी है टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फसल बीमा योजना, वर्षा बीमा निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है? नाबार्ड, बी है LIC, सी है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, डी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है तो यह बैंक दर में वृद्धि का परिचायक है, या बैंक दर में कमी का परिचायक है, या रेपो दर में वृद्धि का परिचायक है, या ब्याज दर में वृद्धि का परिचायक है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, या बैंक दर में वृद्धि का परिचायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है, इसमें मुद्रा की स्फीति की दर बढ़ जाती है। तो ये मुद्रास्फीति के इससे बेरोजगारी से कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है। ये इनडायरेक्टली इनसे कोई संबंध नहीं है, ये इनडायरेक्टली इससे संबंध है। तो चलते हैं, इसका ऑप्शन है सी, ए सही है, आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है IFPRI, IFPRI मतलब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट में किसका उपयोग किया जाता है? शिशु मृत्यु दर, अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन। तो इसमें बताना, तो इसमें ये तीनों सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी सही है, 1, 2, 3। इसका एक और होता है चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी में, तो 4 पैरामीटर होते हैं: शिशु मृत्यु दर, अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन और
शिशु बालपन जो इसमें और शामिल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कौशल का अभाव। तो ये इसमें कौशल जो प्रति व्यक्ति आय है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। 1, 2 और 4 ऑप्शन सही, 1, 2, 4 ऑप्शन ए सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार द्वारा किया गया ऐसा व्यय जिससे सरकारी परिसंपत्तियों में वृद्धि तथा दायित्व में कमी होती वह कहलाता है। राजस्व व्यय, ए ऑप्शन बी है पूंजीगत व्यय, सी है सार्वजनिक व्यय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है पूंजीगत व्यय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें वर्तमान में देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा, IMF द्वारा, UNDP द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विश्व बैंक द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रकाशन सर्वप्रथम कब मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया? तो ये ऑप्शन ए है 1997, 2005, 2010, 2003। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2010 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को UNDP में मतलब मानव विकास रिपोर्ट में 2010 में शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु अथवा सेवा का आपूर्तिकर्ता अपनी इच्छा अनुसार व्यापार कर सकने की स्थिति में होता है कहलाता है। कोर बाजार, कर्व ट्रेडिंग, चिट फंड बाजार, कैप्टिव बाजार। तो ये कैप्टिव बाजार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.5 से 6%, 4.8%, 6 से 6.5%, 5 से 6%। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 6 से 6.5 तक रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वित्त वर्ष 2021 के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र की किस नाम से दर्शाया गया है? फूड टू फाइनेंस, होम थाली, थालीनोमिक्स या पॉकेट एंड प्लेट। तो इसका ऑप्शन सी सही है, थालीनोमिक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत की बुनियादी अवसंरचना में कितना खर्च करने की ज़रूरत है? तो इसके बारे में कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1200 अरब डॉलर, 1400 अरब डॉलर, 1600 अरब डॉलर या फिर 1800 अरब डॉलर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1400 अरब डॉलर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 24-25 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो फर्स्ट है कि धन सृजन, बी है लैंगिक समानता, सी है कृषि क्षेत्र में अवसर या फिर डी है बुनियादी अवसंरचना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, धन सृजन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की थीम थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों में से सत्य बताना है कौन सा है? MC मैरी कॉम को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को पाने वाली वह प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च की गई व्योम मित्र एक है। एंटी टैंक मिसाइल, एक टैंक, गगन मिशन में सहायता देने हेतु ह्यूमनॉइड रोबोट, मानव रहित ड्रोन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गगन मिशन में सहायता देने हेतु ह्यूमनॉइड रोबोट है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में हाल ही में भारत ने 76वां स्थान प्राप्त किया। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक फोरम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, IMF द्वारा या फिर अनटाक्ड द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत के किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मणिपुर, डी है कर्नाटका। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नसीम अल बहार नौसेना अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया। भारत मंगोलिया के मध्य,
या फिर भारत ओमान के मध्य, या फिर भारत और फ्रांस के मध्य, या फिर भारत और ईरान के मध्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत और ओमान के मध्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये ओमान में किया गया है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस एक तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो 31 जनवरी ऑप्शन बी है 21 जनवरी, सी है 23 जनवरी, और डी है 26 जनवरी। तो इसका ऑप्शन ए सी सही है, 23 जनवरी को मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और ये उड़ीसा में के कटक में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में हाल ही में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें गाइस कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें 53वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, ये गलत है, चारों ऑप्शन गलत है इसमें, इसलिए मैंने बता दिया 53वां इसमें करेक्शन है। ये 53वां जो है रैंक मिली है इनके। 2019 में इसको 43 मिली थी, और 43 के बाद ये इस बार 10 रैंक नीचे चला गया है, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस बार सरकार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कैटरीना शकेलारोपोलू हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन है ओमान की, ग्रीस की, अल्बानिया की, या फिर बुल्गारिया की। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ग्रीस की बनी है प्रथम महिला राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है? तो इसका ऑप्शन ए है बिपिन रावत, मुकुंद नरवणे, विक्रम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिपिन रावत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, वाराणसी में, पुणे में, जालंधर में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बेंगलुरु में किया गया, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो वासुदेव मोही, बिमल कुरूप, नीता भगवानी, एस जयशंकर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वासुदेव मोही को चुना गया है 29वें सरस्वती सम्मान के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रू रियांग जनजाति के पुनर्वास को लेकर उत्तर पूर्व भारत में किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो ब्रू रियांग के बारे में बताना है, तो क्या ये असम अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ है, या फिर सिक्किम असम के बीच हुआ है, त्रिपुरा मिजोरम के बीच हुआ है, या नागालैंड मिजोरम के बीच हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच हुआ है ब्रू रियांग समझौता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, तो इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए सक्षम, बचत, समर्थ, सानिध्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सक्षम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस एक में संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों को शामिल किया गया है? मतलब 8 अजूबों में शामिल किया गया है संघाई सहयोग संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन ए ताजमहल, बी है महाबलीपुरम अमृत मंदिर, अजंता की गुफाएं, स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया, नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी में, कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लखनऊ में किया गया है 12 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है? तो ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, कोलकाता, चेन्नई, विजयनगर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कोलकाता को। बजट 2020 में वित्त मंत्री ने भारत के 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? हस्तिनापुर, आदिचेल्लुर तमिलनाडु, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, राखीगढ़ी हरियाणा। तो ये श्रवणबेलगोला इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट वर्ष 2020-21 का आकार था 30.72 लाख करोड़ रुपए, 32.42 लाख करोड़ रुपए, 30.12 लाख करोड़ रुपए, 30.42 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन डी सही है, 30.42 लाख करोड़ रुपए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मत दी हुई हैं और आवंटन दिया हुआ। रक्षा 3.37 लाख करोड़, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़, मनरेगा के लिए 61,500 करोड़। तो शिक्षा के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए 99,300 करोड़ दिया गया, ना कि 1 लाख करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है 3.5, 3.8,
3.2, 3.1, तो ये 2020 और 21 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 3.5 है, और ये 3.8 जो था 2019-20 का रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में आगामी वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का कितना लक्ष्य रखा गया है? 1.8 लाख करोड़ रुपए, 2.0 लाख करोड़ रुपए, 2.1 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2.1 लाख करोड़ रुपए। लोकसभा में फरवरी 2020 में पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख के विकास के कार्यों हेतु कितना बजट आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है? तो 1236 करोड़ रुपए, 5,958 करोड़ रुपए, 4,121 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 5,958 करोड़ रुपए लद्दाख क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? ए है 5,000 करोड़ रुपए, बी है 9,000 करोड़ रुपए, सी है 10,000 करोड़ रुपए, डी है 8,000 करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 8,000 करोड़ रुपए क्वांटम टेक्नोलॉजी को दिए गए हैं। बजट 2020 के संदर्भ में असत्य कथन को चुनें। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। निर्मला सीतारमण लोकसभा में लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। बजट भाषण में महिला और सब्सिडी शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया। बजट भाषण में सबसे ज़्यादा बार टैक्स का प्रयोग किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि महिला और सब्सिडी का शब्द का प्रयोग इस बार एक भी बार नहीं किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में जारी की गई विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने से, कृषि संबंधी विवादों को निपटाने से, WTO में भारतीय निर्यात विवरण विवाद के निपटाने से, ब्राज़ील से व्यापार संबंधी निपटान से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में मत्स्य व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? वर्ष 2024-25 तक मछली निर्यात का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2022-23 तक मछली उत्पादन का लक्ष्य 200 लाख टन रखा गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ये बताना है। स्टार्टअप कंपनियों के लिए कर में छूट की घोषणा, अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की व्यवस्था, प्रत्येक जिले में टेस्ट सेंटर खोलने की व्यवस्था, सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में घोषित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र का अग्रणी देश बनाना है। इस मिशन का क्रियान्वयन जो 2020 और 20 से 25 तक होगा। तो ये 2020 से 25 तक नहीं है, क्योंकि जो इसमें ये कहा गया है 2020 से 25 नहीं है, ये 2020-21 से 23-24 तक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही, ऑप्शन ए सही है इसका, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार किस वर्ष तक अपने निर्यात बाजार का 6% तक लक्ष्य बढ़ाने? आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक अपने निर्यात बाजार को 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025, 2023, 2024, 2030। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 2030 तक 6% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में सेवा क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन चुने। सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 54.6% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 38% है। तो ये पहला गलत है, क्योंकि ये 55% है, ना कि 54.6%। तो ये गलत हो गया। तो हमारा सही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये 38% हिस्सा है इसका सेवा क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार भारत में 2014 से 19 के बीच कितना FDI आया है? FDI के बारे में बताना। 2014 से 2019 के बीच 280 बिलियन डॉलर, 285 बिलियन डॉलर, 284 बिलियन डॉलर, 288 बिलियन डॉलर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 284 बिलियन डॉलर FDI आया है 2014 से 2019 के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2030 तक, 2025 तक, 2022 तक, 2028 तक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2025 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2020 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? निगम कर, आय कर, लाभांश वितरण कर, निर्यात कर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लाभांश वितरण कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि बजट 2020 में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कितने सूत्री फार्मूले का ऐलान किया गया है? 20 सूत्री, 16 सूत्री, 14 सूत्री, 25 सूत्री। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 16 सूत्री फार्मूले का ऐलान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 65,000 करोड़, 45,600 करोड़, 35,600 करोड़, 52,000 करोड़ रुपये। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 35,600 करोड़ रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि बजट 2020 के अनुसार गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट सिटी शहर किस देश में, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही है, गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में किस बिंदु पर फोकस किया गया है? उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग समाज, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों थीम थी इनकी, उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गाइज़ यहाँ हमारे पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है 150 क्वेश्चन का। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।